लवली लिटिल एटम्स, कैसे हो सब लोग? आई होप जिंदगी अच्छी चल रही है। बताओ मैम को, सब बढ़िया चल रहा है ना? एटम्स आर्मी इज डूइंग ऑल फाइन या? और ऐसा तो नहीं है कि अब पूरा मैम आलसी मूड में आ गए, एग्जाम होने बहुत लेट, पढ़ाई वो क्या होती है, पढ़ाई कौन करेगा? तो प्लीज ऐसे मत करो। ये वाला टाइम आपका पेशेंस टेस्ट करने के लिए आई गेस, जो सीबीएसई ने दिया है। कौन पढ़ेगा एक चीज को 5 बार, 6 बार, 10 बार? बट जितनी बार पढ़ोगे ट्रस्ट में उतनी बार आपकी कॉन्सेप्ट्स को और बेटर क्लैरिटी मिलेगी। आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि सीबीएसई ने सैम्पल पेपर में बता दिया है, जता दिया है कि पेपर उतना आसान नहीं होने वाला। बट स्टिल आई से 2.5 months ऑलमोस्ट इज अ बिग अमाउंट ऑफ टाइम टू हैव। तो उसको डिवाइड कर लो, और अगर आप 11th में साइंस लेने के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो प्लीज थोड़ा जल्दी शुरू कर दो। और 3 दिन एक हफ्ते में अपना कोई भी एक एक चैप्टर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स उठा लो और उनको कंप्लीट करना शुरू कर दो, अगर आप चाहते हो 11th में जब आप पहुंचो 10th के एग्जाम के बाद तो ज्यादा मुश्किल ना है। ठीक है? आई एम हियर टू ऑल द हेल्प एंड ऑल द सपोर्ट। और आपके रिविजन को आसान बनाने के लिए आपकी अनुभव मैम आपके लिए लेके आई है ये सीरीज, और जिसका नाम है केस बेस्ड सीरीज। सीबीएसई ने सैम्पल पेपर में बताया था ना कि जो सी सेक्शन है उसमें से केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। बट इस बार डिफरेंट क्या है टर्म 1 से, कि इस बार सब्जेक्टिव वाला आएगा। दे विल गिव यू अ केस और उससे रिगार्डिंग सब्जेक्टिव और कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि अच्छा वाला कोई केस दे दिया, इसने ये किया, इस स्टूडेंट ने वो किया और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, इससे रिगार्डिंग इन क्वेश्चन के आंसर दो। तो इट्स गोना बी डिफरेंट एंड आई वुड से आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत टेस्ट करेंगे, तो उसकी क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो इसी के लिए शुरू करते हैं सेशन, जिसमें मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के टॉपिक आपको पढ़ाने हैं। तो ये दूसरा सेशन है, पहला ऑलरेडी हो चुका है। तो आई होप आप एकदम रेडी है। रेडी है तो मैम को थम्स अप दे दीजिए। और मैम ने अपना हैंडल थोड़ा सा चेंज कर लिया, छोटू बना दिया है, मैम की तरह छोटू, यू नो, अनुभा अंडरस्कोर वेदांतु। अभी भी वही आदत है, वेदांतु अंडरस्कोर अनुभा, गॉड इट्स टू बिग। So now it's Anubha underscore Vedantu. You can follow me over there, क्योंकि Atoms Army आती है और यहाँ पे फॉलो करती है और उस कम्युनिटी को भी बड़ा बनाती है। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है यही कार्बन भी सिखाता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दैट्स अ मस्ट, क्योंकि वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी सारी प्रॉब्लम का ये। और सबसे अमेजिंग न्यूज, जिसके बारे में मुझे पता है कि आपको पता होगा, बट मेरा फर्ज है बताना इन केस कोई नया बच्चा हो। द्रोणा बैच, द वेरी इंपॉर्टेंट, द वेरी प्रेस्टिजियस, द मोस्ट वांटेड, इज इट राइट टू से मोस्ट वांटेड बैच, आई मस्ट से, क्योंकि ये है फाइनल रिवीजन जो आपके सारे 6 मास्टर टीचर्स जिनसे आप यूट्यूब से पढ़ते हैं, वो सब आप लोगों के लिए एक स्पेशल रिवीजन लेके आ रहे हैं वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे। हमने खुद बैठ के इसको बनाया है, उसका करिकुलम डिजाइन किया है, जिसमें आपको पूरे सिलेबस का रिवीजन मिलेगा, लास्ट मिनट के जितने टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, और सारे मास्टर टीचर से पढ़ने का मौका विद 30+ लाइव क्लासेस। अगेन इट्स अ रिवीजन बैच और आपके डाउट भी सॉल्व होंगे। दिस इज द एंट्री फीस। द बेस्ट पार्ट इज आप कूपन अप्लाई करेंगे एजी मैम का, एजी मैम को याद रखना है, एजी मैम ओपी, एजी मैम लिखने वाली थी, एजी प्रो लगाना है, ठीक है? एजी प्रो विल गिव यू द डिस्काउंट ऑल्सो, राइट? और सबसे पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आई मस्ट से आज खुश तो बहुत हो गए तुम, तो लेट मत करो, ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गया, ये बैच ऑलमोस्ट शुरू हो गया है, तो बेटर लेट देन नेवर। तो इतना चलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर चेक कर लेना एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई एजी प्रो। उसी के साथ लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट क्वेश्चन। गिव मी अ थम्स अप कि मैम वी आर एब्सोल्युटली रेडी टू स्टार्ट दिस, एंड अ बिग बिग हाई सबको, जो भी अब सभी मैसेज कर रहे हो, सबको रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, केस पे डायरेक्टली जंप करते हैं। और ऐसा नहीं कि केस को मिस कर दो, अरे मैम बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कौन पढ़ता है ये सब, सीधा क्वेश्चन लगाएंगे। गुड अप्रोच, बट कई बार ना केस आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में हेल्प करता है, आपके दिमाग को वहीं लेके जाता है जो आपने पढ़ा है उन टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आप सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके अच्छे से आंसर दे सको। सो माय सजेशन विल बी दैट। और देखो मैं भी तो मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के साथ और पढ़ रही हूँ, तो आप भी थोड़ी जहमत उठा लो, ठीक है? पढ़ते हैं।
A covalent bond is the force of attraction that holds together two atoms that share a pair of valence electron. Covalent bond कैसे बनता है बताया हुआ है, जिसमें दो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं. The shared electron are attracted to the nuclei of both atoms क्योंकि opposite attracts. This form a molecule consisting of two or more atoms. Covalent bonds form only between atoms of non-metal because they believe in sharing of electron. The two atoms that are held together by a covalent bond can be the atoms of same or different element. जैसे कि क्लोरीन नॉन मेटल, सेम नॉन मेटल है क्लोरीन क्लोरीन, जिसने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और बॉन्ड बनाया. एंड दैट कुड बी डिफरेंट एलिमेंट्स आल्सो, जस्ट लाइक हाइड्रोजन, जिसमें दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहे हैं और कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं. नॉन मेटल शेयर द इलेक्ट्रॉन. When atoms of the element form covalent bonds, a covalent compound is formed. Definitely water is an example of covalent compound. ऑलरेडी लिखा है, मैम ने बता भी दिया. मैम थोड़ा आगे चलती है ना. चलो इसके बेस पे क्वेश्चन का आंसर करेंगे. पहला है व्हाई कार्बन डज नॉट फॉर्म द आयनिक कंपाउंड्स. और आई मस्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बन तुझ में ऐसा क्या है, तो क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव आयोन नहीं बना सकता. क्यों? आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए मुझे आयोन्स चाहिए जिनके पास ऑपोजिट चार्ज है ना. तो कार्बन को वही करना पड़ेगा कि या तो तू पॉजिटिव बना ले या तो नेगेटिव बना ले, कुछ तो कर. तो कार्बन क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन है 2-4, वो या तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करे और C4 पॉजिटिव आयन ये केटाइन बना दे विद 4 पॉजिटिव चार्ज, या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करे और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करे और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके 4 नेगेटिव चार्ज आ जाए, है ना. लेकिन दोनों ही इसके लिए पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स. वो आयनिक कंपाउंड इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि कार्बन का केटायन और एनायन बनाना मुश्किल है, बिकॉज वी नीड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द सेम. इलेक्ट्रॉन को लूज करना इतना आसान भी नहीं है, ठीक है, कि हमने बस आंखों से देखा और इलेक्ट्रॉन निकलने लगे. इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बारी बारी. पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा. और ये शायद मैं आपको बता चुकी हूँ जब कार्बन कंपाउंड पढ़ाया, और बहुत सारे ऐसे सेशन होंगे कि जब कोई भी एटम अपना केटाइन बनाता है तो उसका साइज और छोटा हो जाता है. तो मान लो कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, वो फिर से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा, फिर पॉजिटिव. तो एक तरीके से केटाइन और उसका चार्ज बढ़ता जा रहा है, साइज छोटा होता जा रहा है, और हर एक इलेक्ट्रॉन को निकालना अब उतना ही और मुश्किल होता जा रहा है. इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, और एनर्जी दो और एनर्जी दो. हमें बस एक ही काम चाहिए, निकले इलेक्ट्रॉन. तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए. हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड विच इज नॉट अ फिजिबल प्रोसेस. मतलब ऐसा काम क्यों करना जिसमें इतनी एनर्जी वेस्ट हो जाए और ज्यादा फल ना मिले. बोलते हैं ना, काम करो फल की इच्छा ना करो. ऐसा काम करके क्या फायदा. ठीक है. सेम एनायन में भी ऑब्वियसली जब कोई भी एटम है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो जनरली एनर्जी रिलीज होती है. बट एक बार एक इलेक्ट्रॉन को मान लो उसने गेन कर लिया, फिर इलेक्ट्रॉन को गेन कराना चाहती हूँ, फिर गेन, तो क्या होता है ना, ये नेगेटिव जो चार्ज आता है ये इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लगता है. और फिर भी जब हम इलेक्ट्रॉन को डालना चाहते हैं ना तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है. एट द सेम टाइम हम ये भी बोल सकते हैं कि कार्बन पे 6 पॉजिटिव चार्ज है. अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को ले भी ले और ये कॉन्फ़िगरेशन दिखा दे, इस न्यूक्लियस की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके. न्यूक्लियस विल बी वेरी पुअर टू अट्रैक्ट द 10 इलेक्ट्रॉन, से आई कैन डू दैट. तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना और एनायन बनाना भी बहुत ही मुश्किल है. ठीक है, और ये लिखा भी है यहाँ पे. मैम ने इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई और ये समराइज करके यहाँ पे एज अ सोल्यूशन भी लिख दिया है कि 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, हर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी लगती चली जाएगी. नॉट अ गुड प्रोसेस. और ऐड करने के लिए भी न्यूक्लियस हार मान लेगा, आई कांट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन. तो दोनों बनाना मुश्किल है, इसीलिए आयोनिक तो नहीं बनाएगा. बेटर sharing of electron, as carbon says, I'm so friendly, I believe in sharing. That's what the next question is about. What are covalent compounds? तो covalent compounds क्या है? Co-word itself means sharing. हम generally use भी करते हैं ना, co-worker, co-ed school. तो इसी तरीके से को का मतलब है जो शेयर करने वाला. तो कोवलेंट कंपाउंड कौन से कंपाउंड है, ये पैराग्राफ में लिखा था. कोवलेंट कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स दैट इज फॉर्म when same or different non-metallic atoms share their valence electron and combine with each other. When same or different non-metal share their valence electron to achieve stability and combine with each other. जैसे कि एग्जाम्पल दे दोगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे.
जैसे कि कार्बन विद हाइड्रोजन CH4, कार्बन हाइड्रोजन के साथ दोनों नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं एंड यू गेट योर कोवलेंट कंपाउंड। देखो एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन का भी दिया हुआ है। जैसा मैंने बताया, अगर एग्जांपल दे दोगे तो कोई आपके नंबर काट ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपको बता रहा है कि आपको पता है क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे लिखना है। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू डू सो। ठीक है, तो इतनी जो भी पॉसिबल टिप्स एंड ट्रिक्स है वो भी मैं देती जाऊंगी। आई एम प्रीटी श्योर कि आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ दिल से कि आप अच्छा स्कोर करो एंड पॉसिबली फुल स्कोर करो। तो जो मैं अपने टिप्स है वो आपको बताती रहूंगी। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसके लिए भी मैंने टिप बताई हुई है। मान लो CCl4 की मुझे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखनी है। पहली बात तो कौन सा कंपाउंड है ये, इसका नाम है, कॉमन नेम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक कार्बन 4 क्लोरीन के साथ जुड़ा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और अगर मुझे इसका साइंटिफिक नेम बताना है, कॉमन नेम को मैं ब्रैकेट में रखती हूँ, साइंटिफिक नेम है, ये मीथेन से बन के आया है। 4 मीथेन था, CH4, चारों हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिए क्लोरीन के साथ। ठीक है, और तब बन के आया ये। तो इस सब्सटेंस का नाम है टेट्राक्लोरोमीथेन। 4 क्लोरीन है, क्लोरीन एज अ प्रीफिक्स पहले लगाते हैं, मीथेन का डेरिवेटिव है टेट्राक्लोरोमीथेन। और सबसे पहले इजी तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, कैसे बनाना चाहिए, इसकी ना वो वाली स्ट्रक्चर लिख लो आप, किसके बोलते हैं, ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मैंने ओपन स्ट्रक्चर लिख ली, कार्बन 4 बॉन्ड बनाने हैं, सो एज क्लोरीन, क्लोरीन ने भी क्या करना है, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है, ताकि 7 इलेक्ट्रॉन थे उसके लास्ट शेल में, अब 8 हो जाए बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो दैट इज डूइंग द सेम थिंग। अब इसी को हम इमिटेट कर देंगे डॉट स्ट्रक्चर बनाने में, कि कार्बन 4 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है और सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाने हैं। कार्बन के पास, आई मीन क्लोरीन के पास खुद के 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से ये 7 7 इलेक्ट्रॉन लिखो, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, कर लेते हैं जल्दी से। और ये डन। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों इधर जुड़े हैं बॉन्ड बनाने में, मैंने इधर मेंशन कर दिए बस। अब दूसरा कलर ले लो ताकि मैम की हैंडराइटिंग की वो खिचड़ी ना लगे आपको बनी हुई। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बॉन्ड बनाया। इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया ताकि ऑक्टेट पूरा हो जाए, बॉन्ड बनाया। एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बॉन्ड बनाया, शेयर किया, चारों के चारों क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया। कार्बन बोलेगा ऐसे कैसे, शेयरिंग इज केयरिंग। तो खुद के 4 थे, same amount of job it will do, it will also share one electron with it and become happy, become stable. ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, ये वाला सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, ये वाला सिंगल बॉन्ड, ये वाला सिंगल बॉन्ड, और ये वाला सिंगल बॉन्ड बन गया। मुश्किल था क्या, बिल्कुल नहीं। अब बारी है C2H2 के बनाने की, तो मैं अपने आप को छोटू कर लूं, स्क्रीन को छोटू कर लेती हूँ ताकि यहाँ पे लिख सकूं। एंड इट्स डन। C2H2 बना लेते हैं, 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन से जुड़े हैं। आपको पता है ना ये एल्काइन है, क्योंकि एल्काइन का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है कि जितने भी कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल -2 है। 2 का डबल 4, 4 - 2 2। तो एल्काइन में मुझे पता है कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ, आई मीन कार्बन ने कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर लिख सकती हूँ कि एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। मैंने बताया कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो अगला एक एक हाइड्रोजन के साथ। ये मैंने ओपन स्ट्रक्चर लिख दी। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, इसी को इमिटेट कर दो, बस बॉन्ड को रिप्लेस कर दो डॉट से। ये हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से आया है और कार्बन का दूसरा इलेक्ट्रॉन है सिंगल बॉन्ड बनाने में। बाकी कार्बन के जो 3 इलेक्ट्रॉन है इधर है, 4 हो गए। इस कार्बन के भी 3 इलेक्ट्रॉन इधर यूज हुए बॉन्ड बनाने में, एक इधर यूज हुआ बॉन्ड बनाने में, सो एज हाइड्रोजन। इतना भी छोड़ सकते हो, बट गोले बना दो ज्यादा अच्छा है। हम स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं कि कैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना डुप्लेट पूरा करके स्टेबल हो रहा है कार्बन से। और कार्बन क्या कर रहा है, अपने एडजेसेंट एटम से शेयर करेगा 4 खुद के, ये 5th और 3 इधर, 8 हो गए, हैप्पी कार्बन। खुद के 4, 5th और 3 इधर लेके हैप्पी कार्बन, 8 कार्बन। अरे ये तो दिल सा बन गया। ओके, तो ये हो गया हमारा, और ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है। ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये सिंगल बॉन्ड। डन डना डन, मिशन अकम्प्लिश। अब ये नहीं कि सारी मेहनत आप ही कर रहे हो और आप बस वीडियो को 1.5x पे देख रहे हो, साथ साथ प्रैक्टिस कर लो, एक नोटबुक पेन लेके बैठो और जो मैं कर रही हूँ साथ साथ करके देखो कि आपके आंसर्स कितने मैच हो रहे हैं। अगर आप कोई गलती कर रहे हो, आपके पास मौका है उसको सुधारने का, ऐसे ही सीखोगे। अगर लगता है कि बस पढ़ के सीख लोगे तो ऐसे नहीं चलता है, ठीक है, इतना लाइटली भी मत लो। ऑल राइट,
अगला क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl। चलो ये भी कर लेते हैं। तो ये बना कैसे, CH4 था, मैंने उसमें क्लोरीन डाला था, एक हाइड्रोजन क्लोरीन को लेके चला गया और जो 3 हाइड्रोजन बच गए वो क्लोरीन से आके जुड़ गया। एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो गया जो क्लोरीन ने किया है, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो बस यही है, CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा के Cl लगाया, इतना क्या डरने की बात है। बॉन्ड फॉर्मेशन हम दिखा देते हैं, CH3Cl। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, अगर नेचर बताना है बॉन्ड का, इतना डिटेल में वैसे पूछेगा नहीं, बट हम यहाँ पे थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं। कोवलेंट बॉन्ड 2 टाइप का होता है, पोलर एंड नॉन पोलर। ठीक है, पोलर जिसमें पोल्स और पोलैरिटी हो, जिसमें थोड़ा सा चार्ज का सेपरेशन आ जाए बॉन्ड के बीच में। नॉन पोलर के दोनों एटम इस तरीके से कि उनमें चार्ज का डिफरेंस नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ ना, तो कार्बन हाइड्रोजन में से कोई ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रॉन की को अपनी तरफ ज्यादा पुल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर है जो 5th चैप्टर में भी थोड़ा सा बताया था कि जब दो एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक को इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत है, वो अपनी तरफ खींचने लगता है और इसी वजह से चार्ज आता है। जो अपनी तरफ खींचता है उसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं उस पर पॉजिटिव, कि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई मीन इलेक्ट्रो अपने अंदर से नेगेटिविटी को दूर कर रहा हूँ, आई विल बी पॉजिटिव। और जिसकी तरफ वो नेगेटिविटी जा रही है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये वाले कोई भी बॉन्ड में ऐसा कोई दम नहीं है कार्बन और हाइड्रोजन में कि वो एक इलेक्ट्रॉन को पुल करे। बट आपको क्लोरीन याद होगा, कॉन्फ़िगरेशन है 287। तो क्लोरीन का काम ही इलेक्ट्रॉन को पुल करना, क्योंकि वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो चाहती है इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल करना। तो ये थोड़ा सा पुल करेगा, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन आ गया, ये थोड़ा स्लाइटली नेगेटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव, बट बाकी कोई बॉन्ड नहीं है, सिर्फ एक ही है। तो आई से इसमें पोलैरिटी है, चार्ज सेपरेशन है, बट बहुत ज्यादा नहीं है। आई कैन मोर ऑफ लाइक कॉल इट फीबली पोलर। ठीक है, बहुत ज्यादा पोलर नहीं है, हल्का सा पोलैरिटी है उसमें, ड्यू टू वन ऑफ दिस बॉन्ड, दैट्स इट। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को दोबारा भी पढ़ सकते हो, इतना डिटेल में वैसे 11th में है, बट जैसा मैंने आपको बताया, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इवन ऑक्सीजन, जो नॉन मेटल है, they have very much electronegativity, especially the one that has 6 or 7 valence electron in their last shell, जल्दी इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेंगे, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो शेयर किए हैं वो एक की तरफ पुल हो सकते हैं। तो इसमें स्लाइटली पोलैरिटी आ गई। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन बता दिया। सारे बॉन्ड कौन से मेरे सिंगल बॉन्ड है, तो आप ये भी बोल सकते हो ये सबके सब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। और पोलैरिटी के बारे में भी थोड़ा सा कमेंट कर सकते हो। ऑल राइट, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, ये रहा, वाई आर कोवलेंट कंपाउंड्स जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है जनरली क्यों यूज किया है? अगर मैं लास्ट क्वेश्चन से इसको कनेक्ट करूँ ना, तो आपने देखा स्लाइटली पोलैरिटी आ गई थी, पोलैरिटी का मतलब थोड़ा सा चार्ज सेपरेशन आ गया था। अगर चार्ज सेपरेशन आ जाता है तो वो थोड़े से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड ड्यू टू चार्ज, है ना, ड्यू टू आयोन्स। ठीक है, तो अगर आयोन्स बनते हैं तो एक एग्जांपल दूं, HCl को डालते हो पानी में, HCl क्या है, क्या है, एक कोवलेंट कंपाउंड है, हाइड्रोजन कोवलेंट है, क्लोरीन कोवलेंट। आई मीन ये दोनों कोवलेंट कंपाउंड क्यों बना रहे हैं, नॉन मेटल, दे शेयर इलेक्ट्रॉन एंड दे मेक कोवलेंट कंपाउंड। जैसे आप पानी में डालते हो, आपको पता है ना पानी उसके साथ क्या करता है, उसके ऊपर अटैक करता है, ये दोनों फ्री हो जाते हैं। क्यों? क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इधर भेजेगा, और इस पे स्लाइट नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। तो बेसिकली ये थोड़ा पोलर कंपाउंड है, पोलैरिटी है। अब जब इसका सोल्यूशन बनाओगे ना पानी में, तो इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्टेड। इसीलिए जनरली वर्ड यूज किया है कि जितने मेरे कोवलेंट कंपाउंड है उसमें भी मेरे पास केसेस हैं, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन, कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है इफ दे कंटेन पोलैरिटी, इफ दे कंटेन चार्ज सेपरेशन, दैट्स व्हाई जनरली। बट हम इस केस में बारे में बात नहीं कर रहे, बट मेरा फर्स्ट ड्यूटी आपको बताना अच्छे से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, ताकि जब आप हायर क्लास में जाओ आप मैम को गालियां ना दो कि मैम क्या बताया आपने, क्या कराया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनरली पुअर कंडक्टर क्यों है? क्योंकि हम बोलते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड हैज नो फ्री आयोन्स, एंड क्योंकि फ्री आयोन्स नहीं है, दे कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सी बात है,
इसमें काहे सोचना है, तो इतना ही आंसर देना है, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के ये नहीं लिखना है, बस इधर वाला लिखना है, राइट साइड वाला। ठीक है, तो मैम का फर्ज एक्स्ट्रा बताने का वो बता दिया, ताकि आप याद रखो और आप बोलो कि हाँ हमने ये जी मैम से पढ़ा था, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। What are covalent compound? Why are covalent compounds different from ionic compounds? List their three characteristic property. मुझे कोवलेंट कंपाउंड की 3 प्रॉपर्टी बतानी है और ये भी बताना है कि वो कोवलेंट कंपाउंड जो है वो आयनिक से क्यों डिफरेंट है। आप बता दो, कोवलेंट कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ऑपोजिट आयन्स। ठीक है, वो ऑपोजिट आयन से बनते हैं और कैसे बनते हैं, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे बनते हैं, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स। पार्डन माय हैंडराइटिंग, आपको पता है अनुभा मैम की हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है। एक्चुअली ना मैं उल्टे हाथ से लिखती थी पहले, आई वॉज अ लेफ्टी, बड़ा अच्छा लिखती थी। मेरी माँ को पसंद नहीं आया, उल्टे हाथ से कौन लिखता है, यू नो, बीइंग वेरी, आई गेस क्या बोलते हैं, थोड़ा धार्मिक। हाँ, तो शी इज लाइक इस हाथ से नहीं लिखते हैं, सीधे हाथ से ही लिखते हैं। शी लाइक, जब भी मैं लिखती थी मुझे मार पड़ती थी, तो मरता क्या ना करता, इस हाथ से लिखने की जब वो प्रैक्टिस हुई कभी अच्छे से लिख ही नहीं पाई। सैड स्टोरी ऑफ माई लाइफ, चलो छोड़ो उस बात को। हाँ, फॉर्म फ्रॉम ऑपोजिट आयन बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, ये आयनिक कंपाउंड की कहानी है। तो कोवलेंट कंपाउंड कैसे डिफरेंट है, बिकॉज ये बिलीव करते हैं शेयरिंग में, है ना, शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू मेक बॉन्ड्स। तो ये मेन डिफरेंस है। अब आपको लिस्ट बतानी है 3 प्रॉपर्टी की, तो आप 3 प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे, कोवलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन नॉन मेटल, और उसके बाद और क्या पॉइंट लिख सकते हो मुझे जल्दी से बताओ। और उसके अलावा लिख सकते हो, दे आर नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन जनरल, जनरली लिखना मत भूलना, एंड दे आर हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। व्हाई, बिकॉज when covalent compounds are formed, their force of attraction, intermolecular force of attraction is not very strong. Intermolecular मतलब different molecules के बीच में, मैंने पानी ले लिया, covalent है, intermolecular, intra inside the molecule, inter ये different molecule के बीच में, ये जो फोर्स है बहुत वीक होती है और जिसकी वजह से दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, उसके अलावा दे आर इनसेल्यूबल इन वाटर, क्योंकि इनका नेचर ऑपोजिट है, वाटर पोलर है, ये जनरली नॉन पोलर है, ऑपोजिट नेचर वाले मिक्स नहीं कर सकते। लाइक डिजॉल्व लाइक, है ना, लाइफ की कहानी है, जो जैसा है वो वैसी कंपनी थोड़ा पसंद करता है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, इसलिए जनरली they doesn't carry ion, so they'll not be water soluble, but organic solvent में dissolve होते हैं because they are also non ionic, they are also kind of covalent, right, do not conduct electricity। तो मुझे 3 पॉइंट बताने थे कि उनमें क्या है जो आयनिक कंपाउंड में नहीं है, तो बस ये है, आयनिक कंपाउंड हैज एब्सोल्युटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दिस, राइट। तो समझ में आया, तो मैम को वी दो, एक वी फॉर विक्ट्री, ये वी फॉर वेदांतु, वेदांतु है तो सब मुश्किल है, ए भी लिख सकते हो, एजी मैम है तो, या, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज इजी पीजी। कैसे, अभी आप भी बोलोगे इजी पीजी है मैम। Two nonmetals A and B combine with each other by sharing of electrons to form compound C. A था, B था, sharing of electron हुई और बना C. Okay? What is the nature of compound C? ले, ये भी कोई क्वेश्चन है, बता दो मैम को, जल्दी से बताओ, मैं 3 तक काउंट करती हूँ। 3, 2, 1, see? Isn't it amazing? बढ़िया रिस्पॉन्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स, भरोसा है मुझ पे, बढ़िया रिस्पॉन्स दोगे, इसमें क्या है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, कंबाइन लिखा है ना, नॉन मेटल है और शेयर, जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। विल इट डिसॉल्व इन वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, पिछले क्वेश्चन में ही किया, क्या किया, वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होंगे, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है उसको वही कंपेनियन चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो कोवलेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली कोवलेंट होते हैं, करेक्ट। Will it be a good or bad conductor of electricity? Generally, again, generally बोलेंगे तो bad, pretty bad, bad conductor of electricity. Example देना है तो ये लिख दो, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, मीथेन लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। Will it have high or low melting boiling point? पिछला क्वेश्चन ही किया,
they have low melting or boiling point because of weak intermolecular force of attraction. ओके, बस इतना ही था, तो बहुत इजी था ये। आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते ही आपको पता है आपके सारे के सारे कोई भी डाउट है उसका सोल्यूशन है वेदांतु, जहां सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, सारे डाउट्स क्लियर होंगे विद आवर द्रोण बैच दैट इज जस्ट फॉर यू ऑल, ताकि आपका जो इतने टाइम से जो चाह थी वो पूरा हो जाए, और आपको उसके बाद टेस्ट लगाने का भी मौका मिलेगा। हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर सेशन में डिस्कस करेंगे, कर रहे हैं। तो अगर आप लैक कर रहे हो, आपको प्रॉपर रिविजन चाहिए, तो वेदांतु इज हियर टू हेल्प। और कैसे, मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो अभी आया था ना, मोस्ट प्रेस्टिजियस बैच फॉर क्लास 10। क्या हो जाता है मैम को भी कभी कभी, ठीक है, इंसान है, गलतियां होती रहती है। ये देखो, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपको पता चलेगा द कोर्स एंटायरली वाज फॉर 3300, पर जैसे आप टीचर का कोड लगाएंगे इस पे डिस्काउंट मिलेगा। आपके सारे फेवरेट मास्टर टीचर्स ये लगा रहे हैं, और 15 डेज वन स्टॉप सोल्यूशन यू कैन बाय फ्रॉम हियर, बाय नाउ, ठीक है। ओके, और जैसे ही आप कोड लगाएंगे आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। अभी आई कैंट लॉग इन टू दिस पेज बिकॉज दैट्स माई टीचर आईडी, बट आप अपनी आईडी से करेंगे डेफिनेटली ओपन होगा, और आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। लेट मी गेट बैक। हाँ, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट के बाद क्या इसका प्राइस हो जाएगा, इट विल कम डाउन अराउंड 29 समथिंग, ठीक है। तो यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू टेक इट, और एजी प्रो लगाना है, ठीक है, एजी प्रो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे यू विल बी वेरी मच अमेज, जो जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, दिस इज द टाइम टू एक्सपीरियंस। और अपने टाइम को जिसमें आपको लगता है कि आप लेजी फील कर सकते हैं, आप अपने रिविजन को ध्यान नहीं देंगे और ऐसे बहुत फ्री हो जाएंगे, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल, राइट। इसी के साथ हम अगले केस पे फोकस करते हैं। व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन टू और डिफरेंट फॉर्म इन द सेम फिजिकल स्टेट, दीज डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड एज एलोट्रॉप। कि मेरे पास कोई एक एलिमेंट है, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम एटम, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, स्ट्रक्चर उसकी अलग अलग है, और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, इनको एलोट्रॉप बोलते हैं, फिनोमेना को एलोट्रॉपी। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी क्योंकि केमिकली सेम सब्सटेंस है। अगर कार्बन के आपको एलोट्रॉप बोलूं, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये सब क्या है, कार्बन की प्योर फॉर्म ही है, तो दे विल हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल रिएक्शन। और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, डिफर होगी, देयर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, देयर डेंसिटी, देयर कलर, टेक्सचर, बिकॉज दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, जो फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट होता है। एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म और अमोर्फस फॉर्म। अमोर्फस कार्बन भी होता है, डल कार्बन। क्रिस्टलाइन में मेरा डायमंड आ गया, ठीक है। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन, ये सब के सब क्रिस्टलाइन फॉर्म में आते हैं। डायमंड कलरलेस, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली, आई मस्ट से ओपेक होता है, उसको पॉलिश किया जाता है बहुत, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट, शाइन क्यों है उसमें इतना, क्योंकि पहली बात पॉलिश किया जाता है, और फिजिक्स में पढ़ते हो ना TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से होता है। इट्स द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एंड यूज फॉर कटिंग मार्बल, ग्रेनाइट्स एंड इवन ग्लास, ठीक है। मार्बल कटर में भी उसको यूज करते हैं, ग्लास कटर में भी यूज करते हैं, राइट। चलो, ये सब पता चल गया। अब अच्छी क्वालिटी का नहीं होता वो, अदरवाइज तो सोचो घर में वैसे डायमंड हो ना हो, उससे हम अपनी मार्बल काट रहे हैं, वो पुअर क्वालिटी के होते हैं, वो चीप होते हैं, ठीक है, जो लैब में बनाए जाते हैं, सिंथेटिक डायमंड बोलते हैं। ओके, ओके, नाउ द केसेस। ग्रेफाइट के बारे में दिया हुआ है, ग्रेफाइट मतलब उसी का आगे वाला पार्ट है, डायमंड को बताया। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेइश ब्लैक, ओपेक, lighter than diamond, lower density, sheet-like structure having hexagonal layer, one layer slide over other layer, and that's the reason it's soft to touch. And graphite is used as a lubricant for the same property. तो इसमें डायमंड को डिफाइन कर दिया, ग्रेफाइट को अलग से, एलोट्रॉपी को डिफाइन कर दिया, अपने आप में पूरा एनसीईआरटी का पैराग्राफ उठा के डाल दिया कि इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछने वाला है। पहला पूछ रहा है कि डिफरेंट फॉर्म इन विच कार्बन एग्जिस्ट इन नेचर। तो कार्बन तो आपको पता है फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, फ्री का मतलब जिसमें सिर्फ कार्बन हो, कुछ और नहीं हो, और कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो फ्री फॉर्म का मतलब सिर्फ कार्बन, यानी कि एलोट्रॉप्स हो गए कार्बन के, जिसमें डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन आ गया, अमोर्फस कार्बन आ गया, ठीक है। कंबाइंड फॉर्म में वो नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर मैं मिनरल्स की बात करूं, मिनरल्स की फॉर्म में कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड इवन हाइड्रोकार्बन्स, जितने भी तुम्हारे
ऑयल्स होते हैं जो तुम्हें पेट्रोलियम से मिलते हैं। पेट्रोलियम में बहुत सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। एंड इवन कोल, यू कैन से कोल इज नॉट एग्जैक्टली अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, इट्स काइंड ऑफ अ मिक्सचर। कार्बन है, उसके अलावा थोड़े बहुत और इम्प्योरिटीज भी होते हैं। ठीक है, चलो ये यहाँ पे पता चल गया, यही आपको बताना था। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है एन एलोट्रॉप। दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और मुझे आपसे रिस्पॉन्स चाहिए, आप रिस्पॉन्स दोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ऐसे टिप्स पे आएगा। An allotrope of carbon has a molecular mass of 720. Discuss its structure. कार्बन का एक एलोट्रॉप है, मॉलिक्यूलर मास है 720। 5 सेकंड नहीं 10 सेकंड देती हूँ, सोचो इस बारे में। बहुत आसान है, यहीं पे बता दिया। तो मैं हेल्प करूं कि नहीं? कर दूं? चलो ठीक है। आपको पता है कि अगर मैं डायमंड और ग्रेफाइट की बात करूं, उनको तो हम लिखते ही CN से है कि n नंबर ऑफ कार्बन एटम हम डिफाइन नहीं कर सकते। लेट्स नॉट फॉल फॉर इट। और दूसरी बात, बच गया मेरा तीसरा वाला जो कि है फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन। और एक और हिंट देती हूँ, 720 टोटल मास है, ठीक है। और मान लो मुझे नहीं पता कितने कार्बन एटम है उसके अंदर, ये यहाँ से डिफाइन हो जाएगा कि n नंबर ऑफ कार्बन एटम जुड़े हैं जिनका मास 720 यू है। एक कार्बन का कितना होता है? 12। तो कितने n नंबर है हम फाइंड आउट कर लेंगे। 720 इधर रखते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रही हूँ? मुझे नहीं पता कितने कार्बन एटम है, अगर मुझे CN की स्ट्रक्चर पता चल गई कि कितने कार्बन एटम जुड़े हैं तो मैं शायद बता पाऊं कि किसकी स्ट्रक्चर, कौन से एलोट्रॉप की बात करें। एक कार्बन का 12 है, n कार्बन जुड़े हैं, इनका टोटल मास है 720। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 720/12। तो ये कितने पे आया? 60। 12 इंटू 6 72 एंड 0। n की वैल्यू 60। अब रख दो C60। ये क्या है मेरा? फुलरीन। क्या है मेरा? फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन। अब इसकी स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, मैं क्या बताऊं। नहीं फिर भी बता देती हूँ कि C60 में है क्या मेरा? 12 पेंटागन्स एंड 20 हेक्सागन्स। ठीक है, तो इसको सिर्फ आप केस बेस की तरह मत देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, राइट। तो फिर वही पेंटागन के आसपास हेक्सागन लगे हैं, आप लगा दो। नोइंग द फैक्ट, मैम की हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी है और ड्राइंग स्किल्स तो उससे भी ज्यादा अच्छी है। और ये मोर ऑफ लाइक अ फुटबॉल काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर दे विल मेक। ठीक है, वाह वाह। अरे यार, मैं आपको अगली स्लाइड पे दिखाई देती हूँ बना हुआ। ये देखो, ये देख रहे हो, ये पेंटागन फुटबॉल जैसी, फिर इधर होते हैं हेक्सागन। इस तरीके से वो रिपीट होता रहता है और इस तरीके की बाकी बॉल, सॉकर बॉल और फुटबॉल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आती है, राइट। तो ये बात समझ गए? हाँ, तो यही आपको बताना था। अब हंसना नहीं है मैम पे, ठीक है, हो जाता है कभी कभी छोटी छोटी मतलब हरकतें। अगला है, विच allotrope ऑफ कार्बन इज यूज फॉर मेकिंग कोर्स ऑफ रेड लेड पेंसिल। तो लेड पेंसिल में हम किसको यूज करते हैं? ग्रेफाइट को, राइट। क्योंकि लेड पेंसिल में मैंने एक बच्चे से पूछा, उसने मुझे बोला मैम लेड मेटल यूज करते हैं। आई वाज लाइक वाह, तुम हो मेरे देश का फ्यूचर। ग्रेफाइट होता है बेसिकली मिक्सचर होता है सैंड एंड ग्रेफाइट का, ठीक है। ग्रेफाइट वो ब्लैकनेस प्रोवाइड कर रहा है, सैंड उसको बैलेंस कर रहा है और उसको थोड़ा हार्डनेस भी प्रोवाइड कर रहा है। जितनी ज्यादा ब्लैक होगी ना, आपने दिखा होगा पेंसिल पे लिखा होता है HP1 HP2 HP 5 HP, दैट स्टैंड फॉर हार्डनेस एंड ब्लैकनेस। जितना ज्यादा HP पे जाते बहुत ब्लैक हो जाती है, आपका ग्रेफाइट कंटेंट बढ़ रहा है, ठीक है। विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी? पता ही है, डायमंड। इसमें क्या सोचना है, ये तो आपको टिप्स पे पता था, पता है ना? बता दो कमेंट सेक्शन में, बता दो अभी चैट में। ये मैम पढ़ाया था तो क्यों नहीं पता था। नेम एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच कंटेन बोथ सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये कंफ्यूजिंग क्यों है बच्चा लोग? इसलिए है क्योंकि अरे मैम डबल बॉन्ड ये तो कभी आपने पढ़ाया ही नहीं। देखो बच्चों, जो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होती है ना, हम आप लोगों को बुद्धू बनाते हैं, मतलब इंटेंशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है, इंटेंशन तो जीरो, ठीक है। बट होता क्या है ना, ग्रेफाइट के अंदर इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, फ्लैट हेक्सागोनल लेयर्स होती है कि नहीं होती है? जल्दी बताओ। होती है। अब मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ कि अब आप ही खुद सोचो, हाउ कैन यू फॉल फॉर इट कि कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है जबकि उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 4 में से 3 यूज के, एक बचा, उसका क्या हुआ? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बचते रहे हर एक एटम के ऊपर तो वो स्टेबल थोड़ी ना होगा, और हर एक स्ट्रक्चर स्टेबल है, सो एज ग्रेफाइट। तो ऐसे कैसे स्टेबल हो सकता है ग्रेफाइट?
तो ऐसे ही होता है कि वो स्टेबिलिटी के लिए वो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है उसको इन्वॉल्व कैसे करता है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड बना के। इट्स लाइक डबल single bond, double bond, single bond, double, single, double, single, double, single, double, single, double, सिंगल डबल, ये चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर चलती रहेगी, चलती रहेगी। और इसकी वजह से होता क्या है, ये जब भी आप 11th में पढ़ोगे, जब ऑल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं, तो डबल बॉन्ड कैन काइंड ऑफ डीलोकलाइज फ्रॉम देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन से मूव कर सकते हैं, मूव करते रहते हैं। और जब भी वो मूव करते रहते हैं उसकी वजह से होता क्या है, जब भी वो मूव करते हैं उसकी वजह से होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। दैट्स डेफिनेटली ग्रेफाइट, ठीक है। अब आप बोलोगे ये मेन रीजन है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का, और इनमें ये बहुत स्ट्रॉन्ग डबल बॉन्ड भी होते हैं, तो इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी इज गुड इनफ, अराउंड 35 to 3700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दैट्स वाज समथिंग आई वांटेड टू टेल यू। तो इट्स नॉट लाइक समथिंग कि मैं आपको सिर्फ आंसर दे रही हूँ, मैं दोबारा इंपॉर्टेंट चीजों को आपको रिवाइज करा रही हूँ। दैट्स अ वेरी गुड रिविजन, सो प्लीज टेक इट, हाँ, ले लो चुप करके, और मेहनत करो, रिवाइज करो। The diagram shows one layer of carbon atom in the structure of graphite. Well enough. Identify the type of bonding in graphite. अरे कार्बन है, कार्बन है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग इज कैरिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग, ये तो कोई शक ही नहीं है। अगले पार्ट में है विच प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट मेक्स इट सुटेबल फॉर यूज एज अ ड्राई लुब्रिकेंट। ये डायरेक्ट आपका केस के अंदर लिखा हुआ था, जो केस स्टडी दी हुई थी ना उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ था कि ड्राई लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी क्यों होती है, क्योंकि इसकी होती है फ्लैट टू डायमेंशनल लेयर्स, और ये लेयर के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, बहुत ही वीक फोर्स है, वेन डुअल फोर्स। ये वीक फोर्स की वजह से, स्ट्रॉन्ग फोर्स होती तो होल्ड करके रखती, वीक फोर्स की वजह से स्लाइड करता रहता है, और क्योंकि स्लाइड करता रहता है they get this very soft property, and that's why graphite can be used as a lubricant, right? clear है। मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो दिखा भी सकती हूँ, यहीं पे बना ले क्या? तो यहीं पे अगर आप बनाओगे, राइट, थोड़ा सा मेहनत, ठीक है। ये वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, भाई सारी लेयर अलग अलग है, तो कौन है जिसने बांधा हुआ इन लेयर को, कैसे एग्जिस्ट कर पा रहा है ग्रेफाइट, बहुत ही वीक फोर्स होती है। वैन डर वॉल साइंटिस्ट का नाम था। देखो साइंटिस्ट, तुम भी कुछ करो, तुम्हारा भी नाम आए ऐसे, और मैं भी बोलूं प्राउड से ये मेरे बच्चे, मतलब मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से, वीक फोर्स की वजह से, दे आर वेरी सॉफ्ट एंड हैव अ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी, राइट। तो दैट्स द रीजन। ऑल राइट, यू गॉट इट। और क्या चाहिए बताओ। तो सेशन सक्सेसफुल, आई होप आपने पार्ट 1 देखा है, वरना नुकसान मत करो, जितना रिविजन होता है उतना ही अच्छा आप लोगों के लिए, क्योंकि सीबीएसई पेपर के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पॉसिबल है प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। तो आई होप दिस सेशन हेल्प्ड यू अलॉट। एंड वेदांतु का खुद का प्लेटफॉर्म, सारे हम मास्टर टीचर्स भी आपकी हेल्प करेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉपर रिविजन प्लान देख रहे हो, वेदांतु प्लेटफॉर्म पे लाइव कोर्सेज के थ्रू पॉसिबल है, जिसमें हम सारे मास्टर टीचर्स आपको द्रोणा बैच में पढ़ाएंगे, जो अभी शुरू हो चुका है। आई थिंक इट्स द फर्स्ट डे और सेकेंड, सो डू नॉट मिस इट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करने का, एजी प्रो अप्लाई करने का, सारे डाउट क्लियर होंगे, स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा, और सारे टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करने का, उनसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेने का भी मौका मिलेगा। So stop procrastinating, come and join the batch and be with us. So thank you so much. I hope it helped. Comment section में जरूर बताना कैसा लगा सेशन। I hope आप लोगों को बहुत हेल्प मिली होगी। अगले चैप्टर से शुरू करेंगे अगले वीक। तब तक के लिए thank you so much. Do not forget to like, share and subscribe. Do not forget to follow me on Anubha_Vedantu. Slight change. ठीक है? Yeah. So bye bye. Take care. See you, my atoms. Hasta la vista.